इस सप्ताहांत पाकिस्तान में होने वाली युद्ध विराम वार्ता से पहले अहम परमाणु मुद्दे पर आते हैं। ईरान के परमाणु प्रमुख ने कहा कि अमेरिका से वार्ता के लिए यूरेनियम संवर्धन के अधिकार की रक्षा जरूरी है। मोहम्मद इस्लामी, जो ईरान की परमाणु ऊर्जा संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं, वो दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी की स्मृति में कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात कर रहे थे, जो निश्चित रूप से ईरानी शासन के खिलाफ संयुक्त अमेरिकी इजरायली अभियानों के शुरुआती क्षणों में ही मारे गए थे। तो और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लंदन से जुड़ रही हैं जमीमा शेली, जो यूनाइटेड अगेंस्ट न्यूक्लियर ईरान में सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं। जमीमा, समय देने के लिए धन्यवाद। इन योजनाओं की सामग्री को लेकर भ्रम है, जिससे स्थिति और जटिल हो रही है, जबकि युद्ध विराम वार्ता होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक को परमाणु हथियार नहीं मिल सकते। ईरान इस बात पर अड़ा हुआ है कि संवर्धन उसके स्थायी युद्ध विराम के 10 सूत्रीय योजना का हिस्सा है। आपका आकलन, आपकी राय। हाँ, सबसे पहले मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल, राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी परिस्थिति में ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिल्कुल भी नहीं। और आप जानती हैं, युद्ध विराम तक पहुंचने का रास्ता इस संवर्धन को वैधता नहीं दे सकता। लेकिन ईरान की, जैसा कि आप कहती हैं, ये जिद कि युद्ध के बाद के राजनीतिक समझौते में यूरेनियम संवर्धन शामिल हो, ये दिखाता है कि ईरान और अमेरिका के लिए किसी समझौते पर पहुंचना कितना मुश्किल होगा, जैसा कि पहले की बातचीत में भी हुआ है। संवर्धन का मुद्दा पहले भी टकराव का कारण रहा है। कोई भी विश्वसनीय समझौता पहले ईरान के संवर्धन ढांचे को खत्म करे और सुनिश्चित करे कि संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी को ईरान की परमाणु साइटों तक पूरी पहुंच मिले। हम पहले प्रसारण में बात कर रहे थे कि कैसे सेंटकॉम ये बता रहा है कि ईरान को उसके अनुसार ये पीढ़ीगत सैन्य हार झेलनी पड़ी है। क्या ये कहना जल्दबाजी होगी कि तेहरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को कितना पीछे धकेला गया है? जमीन पर अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के भंडार को खोदकर निकालना वास्तव में कैसा होगा? हाँ, बिल्कुल, जैसा कि आप कह रही हैं, मेरा मतलब है सेंटकॉम का ये निष्कर्ष कि ईरान को एक पीढ़ीगत सैन्य झटका लगा है, वो सही है। मेरा मतलब है 13,000 सैन्य ठिकानों और 155 से ज्यादा जहाजों पर हमला हुआ है। लेकिन जैसा कि आप कह रही हैं, ये मान लेना अभी बहुत जल्दी होगा कि उसकी संवर्धन क्षमता या भंडार कमजोर हो गए हैं। ये दावा कि अमेरिका ईरान के साथ मिलकर संवर्धित यूरेनियम के भंडार का पता लगाएगा और उन्हें जमीन से निकालेगा, मौजूदा हालात में थोड़ा अवास्तविक लगता है। लेकिन आप जानती हैं, मुझे लगता है कि आगे देखते हुए एकमात्र स्वीकार्य परिणाम यही है कि अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में उच्च स्तर के संवर्धित यूरेनियम को प्रमाणित तरीके से हटाया जाए और तेहरान की शर्तों पर सहयोग न किया जाए। हम इस बारे में भी बात कर रही थी कि ईरान जिस तरह से होर्मुज जलडमरू मध्य में शिपिंग को बंधक बनाए हुए है, वो स्थिति अभी भी बनी हुई है। जब आप ईरान के लिए टोल पर बात करती हैं, तो उस जलमार्ग का भविष्य कैसे देखती हैं? क्या ये सिर्फ धमकी है या व्यवहारिक विकल्प बन सकता है? हाँ, मेरा मतलब है बिल्कुल, इस शासन ने होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री सुरक्षा को धमकाने और इसे सौदेबाजी के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल करने का इतिहास है, ताकि वो वैश्विक व्यापार को बाधित कर सके। ये जकड़ अब भी बनी हुई है क्योंकि ईरान जलडमरू मध्य को अवरुद्ध किए हुए है। हमने देखा है कि कुछ टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे थे और उनका पारगमन ईरान की इस धमकी से रुक गया कि वो उन जहाजों को निशाना बना सकता है। ये रिपोर्टें आज ही अभी मिल रही हैं। ईरानी शासन परेशान करने वाली रणनीतियों का सहारा ले रहा है, जैसे कि आप कह रही हैं, निरीक्षण शुल्क भी। और रिपोर्टों के अनुसार जहाज़ों को जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए $2 मिलियन तक का भुगतान करना पड़ रहा है। ईरान अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो जरूरी नहीं कि उसके पास हो। मुझे लगता है कि अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एकजुट होकर होर्मुज जलडमरू मध्य में नौवहन स्वतंत्रता बहाल करने और ईरानी शासन के खिलाफ निरोधक दबाव बढ़ाने का महत्वपूर्ण समय है। कई संभावनाएं सामने आ सकती हैं। सभी देख रहे हैं कि सप्ताहांत में इन युद्ध विराम वार्ताओं का क्या रुख रहता है। जमीमा शेली, लंदन से लाइव। आपके विचारों और समय के लिए धन्यवाद। इस ब्रेकिंग न्यूज में हमारे साथ जुड़ने के लिए आभार। धन्यवाद।